अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट शो और मैं हूं इरम काशिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ्रांस का दौरा किया और ये जो दौरा था ये सरकारी था और मौसम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की है। वहाँ पर उनकी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि उनकी एमडी आईएमएफ से जो मुलाकात है वो बहुत शानदार मुलाकात रही है और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बात कही है कि जो पाकिस्तान की टीम की क़यादत है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे मेरा राबता भी हो गया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम मामला जो हैं वो बहुत ही खुश असलूबी के साथ तय पाए हैं और जो एमडी आईएमएफ है उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा भी करेंगी। जबकि दूसरी जानिब जो है आज इसहाक़ डार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए जो है सुपर टैक्स लगाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सुपर टैक्स जो है ये गुज़श्ता साल मुतारिफ़ करवाया गया था जिसमें जो कंपनीज जो हैं जिनकी आमदन करोड़ों में होगी उन पर ये टैक्स लागू होगा, जबकि गरीब जो हैं वो इस टैक्स के उस नहीं आएंगे। और इसमें जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इन टैक्सेस का जो है वो बोझ गरीब पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और उन्होंने साथ में कुछ तफसीलात भी बताई हैं और ये कहा है कि जिनकी इनकम सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए है वो कंपनीज जो हैं उन पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि जिन कंपनीज की जो सालाना आमदन है वो 20 से 25 करोड़ है उन पर 2% टैक्स आयद किया जाएगा और इसी तरह से जो है वो 25 से 30% वाली कंपनियों पर जो है वो 3% टैक्स आयद किया जाएगा और 30 से 35% जो कंपनियां हैं जो मुनाफा कमाती हैं उन पर जो है वो 4% टैक्स आयद कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो है 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली जो कंपनीज हैं उन पर 6% टैक्स आयद किया जाएगा और 40 से 50 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट के साथ कंपनियां कमाती हैं उन पर 8% जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा और 50 करोड़ से ज़ायद मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर जो है वो तकरीबन 10% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। ये जो है आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ के जितने भी निकात थे उन पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है और 215 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो आयद करने का भी कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक से ज़ायद जो पेंशन पर टैक्स लगाया गया है इस पर भी ख़त्म किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि ये हमारा मुआहदा जो है इनके साथ हो गया है, लेकिन अब देखना ये है कि ये मुआहदा तो है लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हो जाता है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं होता तो गुजारा कर लेंगे। इसी पर जो है एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसको इंग्लिश में IMF, जिसका मुख़फ़्फ़फ़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड है। 189 ममालिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के रुकन हैं। इसका सदर दफ्तर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF को वजूद में लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आइए जानते हैं। 1930 की दिहाई में बहुत से ममालिक को मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा, मयार ज़िंदगी गिर गया और बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। बैनुल-अक़वामी तिजारत बहुत कम हो गई। कुछ ममालिक ने अपनी करेंसियों की कदर में कमी की। ये तमाम अवामिल 1930 की दिहाई में यकजा हो गए और इसके नतीजे में मुआशी बहरान पैदा हुआ। दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत से ममालिक ने मुल्कों के दरमियान मालियाती मामलात में मदद हासिल करने के लिए एक तंजीम की जरूरत महसूस की। इस तंजीम की बुनियाद रखने के लिए 29 ममालिक ने इस मामले पर बातचीत की और एक मुआहदे पर दस्तखत किए। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड 29 दिसंबर 1945 को वजूद में आया। कोई भी मुल्क IMF का रुकन बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड दरख्वास्त की जांच पड़ताल करता है। IMF काम कैसे करता है इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। IMF मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान माली मामलात से मुतल्लिक कई निगरान काम करता है। IMF के कुछ काम ये हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत में मदद करना, ये ममालिक के दरमियान कारोबार है।
है, ज़र मुबादला की शरों का ख्याल रखता है, अदायगियों के तवाज़ुन की देखभाल करता है, इक्तिसादी तरक्की में रुकन ममालिक की मदद करता है। यह बैनुल अक़वामी मुशावरत के लिए एक मशीनरी भी फराहम करता है। IMF के पास पैसा कहाँ से आता है और आगे कर्ज कैसे देता है, आइए जानते हैं। IMF के वसाइल बुनियादी तौर पर इस रकम से आते हैं जो ममालिक अपने कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी के कोटे के तौर पर अदा करते हैं। जब वो मेंबर बनते हैं, IMF के हर रुकन को एक कोटा तफवीज़ किया जाता है, जिसकी बुनियाद वसी पैमाने पर आलमी मईशत में इसकी निस्बती पोजीशन पर होती है। जब मुल्क माली मुश्किलात में पड़ जाएं तो IMF से कर्जा ले सकते हैं। IMF से मुतालिक रिपोर्ट आपने देखी है और इसी तरह जो है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी ये कहा है कि ये जितने भी मामलात हैं IMF के साथ बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है वो तय पाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि IMF के साथ जो मुआहिदा है वो जल्द तय पा जाएगा और इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी दी जाएंगी ताकि तमाम लोग जो हैं वो इसे देख सके। ये तो था IMF के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुल्क में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में। तो आपको बताएं कि मुल्क में जो बिजली का शॉर्ट फॉल है वो 6000 मेगावाट से भी तजावुज़ कर चुका है और बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में बिजली जो है वो 8-8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों की सूरत हाल तो बहुत ही अलग है। वहाँ पर 12-12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, ऐसे में लोगों के जो कारोबार है वो बिल्कुल मांद पड़ चुके हैं। और अभी जो है कुछ देर पहले ही मैं खबर पढ़ रही थी जिसमें दर्जी हजरात जो है बेचारे वो शायद इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं कि 8-8 घंटे की शहरों में जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। उनका कहना है कि गुर्बत तो मुल्क में पहले ही बेतहाशा है कि गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, इस ऐसे में हमारे जो कारोबार है वो बिल्कुल मांद पड़ चुके हैं। इसी पर जो है कुछ रोज़ कबल मियां जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत ही दावे से ये बात की थी कि 2013 में ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही थी, उन्होंने कहा था वहाँ तो बिजली नहीं आती थी और 20-20 घंटे बिजली गायब रहती थी। और जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है, इस हुकूमत में जो है इन्होंने बिजली का खात्मा भी किया और जबकि इन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का भी नून लीग ने ही खात्मा किया। और इसके अलावा जो है जबकि नूर आलम खान ने कल असम्बली में एक खिताब किया है और उन्होंने जो है वो PMLN पर भी कड़ी तनकीद की है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिजली ये बंद करते हैं, गालियां हम खाते हैं और हर वक्त यहां पे हम खड़े होते हैं। सर 4-5 साल हो गए, ये आखिर जुल्म है। आपको डिप्टी स्पीकर साहब, क्या आपको बनू में लोग नहीं वो करते, तंग नहीं करते कि आपको वहां पे लोड शेडिंग होती है? अगर वहां पे तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब कि जब मिनिस्टर हो एटलीस्ट वहां पे बैठे और आप मेहरबानी फरमाकर, अगर मिनिस्टर नहीं आते तो उनके कंसर्न सेक्रेटरीज और वो तो बैठे ना, ताकि वो सुने कि मेंबरान क्या कहते हैं। मुझे ये अफसोस होता है सर, बिजली का दिन ब दिन आप नर्ख तो बढ़ा रहे हैं, एकदम 5 रुपए यूनिट बढ़ जाता है, 3 रुपए यूनिट बढ़ जाता है। यहां पे ये आप नहीं देखते कि यहां पे लोगों को फिर बिजली भी देनी चाहिए ना। क्या पिशावर के लोग, क्या खैबर पुख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या लड़काना सक्कर के लोग पाकिस्तानी नहीं है कि उनको आप बिजली नहीं दे रहे? खाली एक ही एरिया को वहां पे आपको लोड शेडिंग। हमारे लोगों को सर 6-6, 10-10 दिन हो गए और बिजली नहीं है। मैं सर मैं और बस मेरा भी बस हो गया है। अगर यही हाल है सर, हमने बेइज्जती के लिए यहां पे नहीं आते, हम उनकी आवाज उठाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर बिजली लोड शेडिंग आप इस तरीके से खत्म नहीं करेंगे, आप रखें, अपना टाइम फ्रेम रखें, उसमें लोड शेडिंग करें। नाज़रीन, आपने सुना कि नूर आलम खान ने एक धुआंधार जो है वो तकरीब की है और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और 20-20 घंटे जो है वहाँ पर बिजली नहीं आती। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि शहरी इलाकों में जो है वो 8-8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है और जो दही इलाके हैं वहाँ पर जो है शायद 12-12 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। एक तरफ देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और दूसरी जानिब इसी
तरह से गैर एलानिया जो लोड शेडिंग की जा रही है, इस पर शहरी तो क्या, दही इलाकों के जो लोग हैं वो भी बिलबिला उठे हैं। और उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि बिजली के यूनिट में 5 रुपए या 8 रुपए जो है वो इजाफा तो कर दिया जाता है, और बिल जो हैं वो भी बाकायदा तौर पर मंथली आ जाते हैं, और टैक्सेस भी उसके ऊपर आयद होते हैं। लेकिन ऐसे में गरीब आवाम जो है वो इतनी गर्मी में कैसे गुजारा करे? जाहिर सी बात है, जो पंजाब की स्पेशली गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा चला जाता है। और आज ही एक पढ़ रहे थे खबर के लाहौर में जो है 3 अमवात हुई हैं, शायद वो गर्मी की वजह से ही बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हुए हैं। ये सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं, बल्कि अगर दही इलाकों की बात की जाए तो दही इलाकों में भी इसी तरह से गैर एलानिया जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे में कारोबारी ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बताया है कि एक तरफ जो है वो ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है। ऐसे में जो दर्जी हजरात हैं वो उन्होंने सबसे ज़्यादा गिला किया है कि हमारे जो कारोबार हैं वो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा होते हैं, कि हमारे पास इन्हीं दिनों में लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। और ऐसे में भी अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाएगी तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कि गुर्बत जो है वो पहले ही है, 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है इसकी समझ जो है उन्हें बिल्कुल नहीं आती, कि हुकूमत जो है एक तरफ ये बात कर रही है कि हम गरीब पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाल रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पिस भी गरीब आवाम ही रही है। हम जो है अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इससे पहले हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से, कि IMF पर जो है एक तरफ तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ये कह दिया है कि बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है वो IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो तय हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी जो है वो अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब ऐसा लगता नहीं है कि ये मुआहिदा जो है कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इसहाक़ डार साहब का अभी आपने कुछ दिन पहले एक बहुत ही वीडियो उनका वायरल हुआ है, जिसमें एक सहाफ़ी ने IMF से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर इसहाक़ डार जो है वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने जो है सहाफ़ी से मोबाइल भी छीन लिया था। वो भी डेफिनेटली आप सबने देखा, वो मुनासिर भी आप लोगों ने देखे कि किस तरह से जो है इसहाक़ डार ने अपने गुस्से का इजहार किया और उस सहाफ़ी की जो है वो बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सहाफ़ी को उल्टा ये कह दिया कि अगर आप जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे तो डेफिनेटली मुआहिदे तो क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे माहिरीन जो हैं उनका ये कहना है कि आज तक जो है वो IMF से किसी भी मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं किया, तो फिर हम जो है क्यों हमेशा IMF की तरफ देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और जबकि हम अभी वक्त हुआ यहाँ पर ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से ये कहा गया है कि IMF के साथ जो है वो मुआहिदा तय होने वाला है, और जैसे ही मुआहिदा जो है वो तय होता है तो वो डेफिनेटली तमाम तफसीलात को जो है वो सोशल मीडिया पर भी देंगे, ताकि तमाम लोग जो हैं वो इसे देख सकें। इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन किया है इमरान एजाज साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। हम मज़ीद जो है वो उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे कि खबरें ये आ रही हैं कि IMF से जो मुआहिदा है वो हो रहा है, मगर इसहाक़ डार का रवैया जो है वो तो कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल जो है इसहाक़ डार का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया जाता है IMF से मुतालिक, तो इसहाक़ डार जो है वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। तो ये क्या मामला है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि IMF के साथ जो है वो मुआहिदा तय पा रहा है, और दूसरी जानिब ऐसा रवैया। जी मिस, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से जो एक सहाफ़ी के साथ सलूक किया गया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तसल्सल से इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी आ जाए, जिसमें वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार जो है वो सहाफ़ी के बजाय खुद, जब से वो इस मुल्क में आए थे, इन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो वो बजाय इसका कि वो किसी सहाफ़ी के ऊपर इसका गुस्सा निकालें, वो सबसे पहले अपनी कैबिनेट और या जिन बंदों ने उनको यहाँ पे लाया था वो उनसे ये सवाल करें। देखें, दूसरी बात यह है कि जो आप बात करेंगे IMF की प्रोग्राम की, देखें हम किसी के घर मेहमान जाते हैं ना, तो अगला बंदा हमारी इज्जत कर लेता है, रिस्पेक्ट कर लेता है, लेकिन उसको पता है कि जब तक हम लोगों ने उसकी शराइत नहीं मान ली तब तक वो हमें कुछ नहीं देता। अगर आप मुझसे बात करें कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब पेरिस में गए हैं, उनकी IMF के वफ़द से मुलाकात हुई है, तो अगर आप ये कहें
कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो गया उसमें, और शायद कुछ ही लम्हों बाद IMF की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट मिल जाएगी जिसमें कह दिया जाएगा कि हम आपको जो आपका बेल आउट पैकेज है वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं। तो ऐसा आने वाले ना कुछ हफ्तों में हो सकता है, ना कुछ महीनों में हो सकता है, और ना ही आने वाले 6 महीनों में हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो IMF की जो शराइत है ना, उन शराइत के ऊपर अभी तक हम उनको बिल्कुल भी, जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑन नहीं कर रही, और ना उसको जो सोशल मीडिया पे और जो पाकिस्तानी अवाम को है उसको बिल्कुल उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। और वो बिल्कुल एक जिस तरह एक कहा जाता है कि पाकिस्तानी अवाम को कि बस जी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, और शायद वो इस IMF को सिर्फ वो मीडिया में ऑन रखने के लिए वो हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें वो IMF को भी ये शो करवाते हैं कि हम लोगों ने भी आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं और हम लोगों ने भी आपको अपने मुल्क में ऑन बोर्ड रखा हुआ है। तो अगर आप दूसरे जराये से चेक करें या कोई चीज़ देखें तो IMF से मुलाकात भी होगी, लेकिन आपको आने वाले दिनों में IMF की तरफ से इस मुलाकात से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट जो है उसका कोई हवाला नजर ही नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि IMF जो शराइत जो पाकिस्तान को दी गई थी उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। हाँ, एक काम जरूर अच्छा किया उन्होंने कि जो LCs हैं इंपोर्ट की वो ओपन कर दी हैं, ताकि एटलीस्ट जो फैक्ट्रीज जो बंद हो रही थी, जिनकी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना था या जिनके कंटेनर कुछ कराची में पिछले 5 महीने से 6 महीने से पड़े हुए थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में स्टोरेज और डैमरेज इंक्रीज हो चुका था, उनको शायद वो रिलीज करने का कोई मौका मिल जाए। लेकिन इन्होंने ये इस चीज में बहुत ज्यादा डिले कर दिया। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी जो इंपोर्टर है जिसके कंटेनर वहां पे आए थे, एक तो वो 6 महीने का स्टोरेज देगा, और दूसरा पाकिस्तान से ऑलरेडी उन लोगों की इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाई हुई है वो उससे बिल्कुल फेड अप हो चुके हुए हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आज वो LCs ओपन कर लेते हैं या आज वो उस कंटेनर को रिलीज करवाने के लिए डॉलर जो है उसके लिए पाक स्टेट बैंक से रब्ता करते हैं, तो मिस आपके पास तो डॉलर ही नहीं है, आप उनको कैसे उसको जनरेट करेंगे, कैसे उसको सारा कुछ करेंगे। सबसे खतरनाक जो इसमें वो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि अगले महीने में जब आपने अपने कर्ज की अदायगी करनी है, और उस वक्त में जब आपके पास आपके ज़र मुबादला ही इस काबिल नहीं है और आपके मुल्क में ग्रोथ रेट भी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी हुई है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो आपने उन कर्जों को उतारना कैसे है। सबसे पहले तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर ये जो एक तलवार लटक देगी, इस तलवार जो लटक रही है इसको सोचना चाहिए हुकूमत को कि अगर IMF की तरफ से आपको बेल आउट पैकेज नहीं मिलता, ठीक है, अवाम को आपने कह दिया IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज मिल रहा है, और शायद IMF को भी पता चल गया कि हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन फिजिकली ग्राउंड रियलिटी में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है वो इस काबिल नहीं है कि आप अब किसी एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं और आप इस तरह की स्टेटमेंट दें जब तक आपके पास उसके ऊपर 100% कोई कंफर्मेशन ना हो। तो अगर आप मुझसे बात करें तो मैं नहीं समझता कि आई थिंक सो कि ये आने वाले दिनों में सब अच्छा हो जाएगा, IMF की तरफ से हमें बेल आउट पैकेज मिल जाएगा और हम अपना जो कर्ज है। ठीक है इमरान साहब, लेकिन यहाँ पर जो है इसहाक डार साहब ने ये भी तो बात की है ना कि मॉनिटरी फंड से जो है वो मुआहिदा हो, तो उन्होंने कहा है कि बिस्मिल्लाह अगर ना हो तो गुजारा कर लिया जाएगा। जी मिस, वो गुजारा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम ऑलरेडी है जो कि बिजली के बिलों में बिजली आती नहीं है और उसका बिल इतना ज्यादा आ जाता है, और जो सुई गैस है वो भी नहीं आती और उसके ऊपर भी ठीक ठाक टैक्स है। तो अवाम तो इस काबिल है, वो तो अवाम ऑलरेडी इस चीज को भुगत रही है और इसको कर रही है। महंगाई, लोड शेडिंग और जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी है वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान में के मुआशरी हालात जो हैं वो इस काबिल है ही नहीं कि कोई इन्वेस्टर या कोई सरमायादार पाकिस्तान में आके सरमाया कर सके। अब इसहाक डार साहब के पास पता नहीं क्या दूसरी ऑप्शन है, वो अब उन्हीं को ही पता है। अगर वो अपने प्लान बी की बात कर रहे हैं कि हम लोग कोई सस्ती चीजें रूस से ले लेंगे या चीन से ले लेंगे या अपने हमसाया मुल्क से कोई ट्रेड कर लेंगे, तो रूस के भी जो हालात हैं वो आपके सामने है। आज उसमें भी फौजी बगावत जो है उसका बाकायदा ऐलान हो चुका हुआ है, और रूस को भी इस वक्त जो है अपने इंटरनल क्राइसिस में वो उलझ गया है कि आई थिंक सो कि उसको भी पाकिस्तान की तरफ आने में या पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देने में टाइम मिलेगा। इमरान साहब, अभी जो है आपने बात की है प्लान बी की, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास जो है वो प्लान बी क्या होगा? इस प्लान बी हुकूमत के पास यही है कि वो चीन के साथ चीन की तरफ जाएंगे और अपने जो हमसाया ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब है या UAE है, इनके हाथ पांव जिनके आगे जोड़ेंगे और उनको कहेंगे कि हम जिस सिचुएशन में घुस गए हैं अब हमारे पास दूसरा सर्वाइवल कोई भी नहीं है, तो आप हमें थोड़ी सी मदद करें। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि देखें, रूस ऑलरेडी अपनी एक आपने तेल के जहाज उससे खरीद लिए, लेकिन अब आने वाले दिनों में उसके साथ आपने किस तरह उसका मुआहिदा करना है ये अभी तक आपको भी नहीं पता। दूसरे लफ्जों में आप चीन की बात करें
तो चीन ठीक है, हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और उसकी मजबूरी भी है, पाकिस्तान के साथ उसने अच्छे हालात रखने हैं, क्योंकि वो एक डायनामिक सिचुएशन जो है उसमें इंडिया की वजह से वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में कोई इंस्टेबिलिटी हो और उसको जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है या दूसरे ममालिक में है उसको उस पर फर्क पड़े। लेकिन मकसद ये है कि चीन ने भी अगर आपको आपके साथ कोई ताउन करना है तो उसने भी एक लिमिट तक आपके साथ ताउन करना है। और देखें, आईएमएफ की अगर आप बात करें तो आईएमएफ की मेंबर ममालिक में आपका सऊदी अरब भी है, यूएई भी है और आपका चाइना भी है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आपको उनके जो मेंबर हैं वो आपको इंडिविजुअली कहाँ किस हद तक आपको सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उस फर्म में जाने के लिए आपको इन ममालिक के साथ भी एक अपना रूट मैप बनाना पड़ेगा। और ये ममालिक भी आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं ये भी अभी कहना बिल्कुल कबले वक्त है, क्योंकि हो सकता है कि चाइना हमें आने वाले दिनों में ये कह दे कि नहीं जी, अब आईएमएफ जो आपको शरायत कह रहा है ये आपको शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि हम भी आपको बहुत ज्यादा देर तक इस तरह आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज अब देखनी पड़ेगी कि इनका जो प्लान बी है वो क्या पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, और कहीं ये ना हो कि खुदा ना खास्ता प्लान बी के चक्कर में ये कोई प्लान सी आ जाए और जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए। और महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम ऑलरेडी है, आपको पता है जो नौजवान हमारा जो है वो ऑलरेडी बैरून मुल्क में जा रहा है और कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इस वक्त मजीद बदनाम हो रहा है। और मुईशत जो है वो पाकिस्तान की आपके सामने है। तो इनको सोचना पड़ेगा कि अगर इन्होंने प्लान बी पे जाना है तो इनको सोचना पड़ेगा कि अगर प्लान बी नाकाम हो जाता है तो अभी से इसहाक डार साहब जो है वो प्लान सी का भी जिक्र कर दें, और अगर प्लान सी भी कामयाब ना हो तो प्लान डी भी बता दें, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जो प्लान है उसका वो जो सारे प्लान है वो भुगतने तो अवाम नहीं है ना मिस, वो इन लोगों ने तो नहीं भुगतना है, इन लोगों ने तो मिस आना है, अपनी कोशिश करनी है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो बिस्मिल्लाह। जी तो ठीक ये है। इमरान साहब, दूसरा जो है वो इसहाक डार ने ये भी कहा है कि 215 अरब रुपए के नए जो टैक्स हैं वो लगाने की तजवीज़ भी उन्होंने कहा है कि हमने मान ली है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो टैक्सेस हैं ये गरीब आवाम पर जो है ये आयती होंगे टैक्सेस। तो आप क्या कहेंगे? मिस देखें, टैक्स हुकूमत ने तो लगाने हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अभी हुकूमत ये भी तो बता देना कि उन्होंने किस किस चीज के ऊपर टैक्स लगाने हैं। टैक्स तो ऑलरेडी अवाम के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डला हुआ है। आज अगर आप 3,000-4,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 500 से 800 रुपए आपका टैक्स जा रहा है। अब वजीर खजाना साहब किस अशिया के ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं? देखें, एक एक्सपोर्टर या एक इम्पोर्टर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर चुका हुआ है वो तो ऑलरेडी मिस टैक्स दे रहा है। अभी उसकी फैक्ट्री चल रही है, नहीं चल रही, बंद है, उसके पास सर्वाइवल कोई नहीं है, वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। अब आपने किस चीज के ऊपर टैक्स लगाना, इस चीज की आप वजाहत कर दें। क्या अभी आप इस चीज की वजाहत नहीं कर सकते? क्या वजह है कि अगर तो आईएमएफ के साथ आपके मुज़ाकरात इस टनोर के ऊपर खत्म हो गए हैं और उन्होंने आपको कह दिया कि आपने इन चीजों के ऊपर टैक्सेस लगाने, तो आप ओपनली ऑन ग्राउंड पे आके उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा दें, ताकि आपको प्लान बी पे जाना ही ना पड़े। आप बता दें हमें कि आप किस चीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, आप किस चीज के ऊपर सुपर टैक्स। हाँ, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि वो 17 ग्रेड के ऑफिसर जो है उनको पेंशन नेट में लेके आ रहे हैं ताकि वो एक ही जगह से पेंशन लें। तो मिस मकसद ये है कि देखें, अगर अब आप इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आईएमएफ जो बड़ी देर से आईएमएफ की जो आपके साथ शरायत थी वो शरायत यही थी ना कि जितनी भी मुल्क में अशराफिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, उन सबको टैक्स नेट में लाया जाए। तो मिस अगर उन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगाने हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप उनको टैक्स नेट में लेके आए। आप ओपनली ये कहें कि आईएमएफ की जो एक शरायत थी वो हमने मान ली है, हम जितनी भी अशराफिया मुल्क की है उसको टैक्स नेट में लेके जा रहे हैं, ताकि पता चले कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो अशराफिया है उसके पास एसेट है कितने, क्या उनके करोड़ों रुपए की जायदाद के ऊपर क्या वो टैक्स देते नहीं है या नहीं देते हैं। असल चीज तो ये है। तो आपने ये अवाम को नहीं बताना, अवाम को जो है वो इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो 15 से 20 करोड़ रुपए मुनाफा कमाती हैं सालाना कंपनियां, उन पर जो है वो 1% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने जो तमाम कैटेगरीज जो हैं वो वाज़ह कर दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 50 करोड़ से ज़ायद जो मुनाफा कमाती हैं कंपनियां, उनसे सालाना जो है वो 10% टैक्स जो है उन पर आयद किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये टैक्स जो है उन पर वाकई में लागू होगा या नहीं होगा? मिस देखें, अभी आप मौजूदा मुआशरी हालात जो है ना वो पाकिस्तान की बात करें ना, तो वजीर खजाना साहब की जो स्टेटमेंट है ना 50 करोड़ और 50 लाख और ये, अभी आप मुझे बताएं पाकिस्तान के हालात क्या है इकोनॉमी के? क्या यहाँ पे इतना सरमाया लोग कमा रहे हैं? क्या जो फैक्ट्रीज हैं या जो 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 ताजर तबका है जो पाकिस्तान में काम करने वाला है, क्या आज वो इतनी ज्यादा तादाद में मार्जिन जो है वो गेन कर रहा है पाकिस्तान से? बिल्कुल नहीं कर रहा। आपके मुल्क से शेल जा रहा है, जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो है उन्होंने अपने काफी सारे प्लांट जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं, उसको मूव कर दिए हैं, पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या समझती हैं कि जो वजीर खजाना साहब की ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ताजर तबका जो है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है वो क्या अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर पाएगा?
ये भी उनकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका ना सिर है ना पाँव है। आप इतना ज्यादा टैक्स उस सूरत में लगाए ना जिस मुल्क में आपके मुआशरी हालात बहुत ज्यादा अच्छे हों, यहाँ पे पता चले कि रोज 10 से 12 कंपनी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आके सरमाया कर रहे हैं। आपने जो ताजर तबका है या जो जो आपका इंडस्ट्री जो चलाने वाला है, जो बैकबोन आपकी है, एक्सपोर्टर है, उनको आपने कोई रिलीफ दिया हुआ? यहाँ पे रिलीफ नाम की कोई चीज आपने दी नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि आपने उनसे टैक्स कलेक्ट करना है। तो मिस देखें, ये सारा बजट ही मफरूजे के ऊपर है। ये हुकूमत जो है सिर्फ अपने जो 20, 25, 40 दिन रह गई है, ये उसका टाइम निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर जो ये टाइमली इलेक्शन हो गए तो जो भी आने वाली जो हुकूमत होगी उससे पता चलेगा कि वो मुआशरी हालात से निपटने के लिए क्या पॉलिसी अपनाती हैं। लेकिन अगर आप मौजूदा हुकूमत से बात करें तो इनको इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसका बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन उस हालात से निकलने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है इमरान साहब, अभी ये बताइएगा, जैसा कि अभी आपने ये बात कही है कि जो है 20-25 रोज रह गए हैं, शायद ये गुजारने के लिए ही ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर IMF से मुआहिदा जो है वो तय पा जाता है तो आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी वो इस मुआहिदे को तस्लीम करेगी? मिस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी सबसे पहली तो बात है कि IMF की दो जो शराइत है ना वो बहुत टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, जिसमें से एक तो ठीक है, वजीर खजाना साहब ने आज थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा जिक्र आधा किया उन्होंने कि हम 17 ग्रेड के ऑफिसर जो है उनकी पेंशन जो है वो एक इदारे से ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज के ऊपर वजाहत नहीं की कि हम उन लोगों को सबको टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। जब तक आप इस शराइत को नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि आई थिंक सो कि IMF आपकी तरफ आएगा। दूसरी जो शराइत उसकी ये थी कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर तो ये हुकूमत टाइमली जो है वो अपना टर्नओवर पूरा करके इलेक्शन के लिए चली जाती है और मुल्क में एक स्टेबिलिटी का माहौल पैदा हो सकता है, तो शायद IMF जो है वो आपकी तरफ आपको थोड़ा सा सीरियस ले ले। अदरवाइज उस IMF की तरफ से आपको बेल आउट पैकेज मिलने का कोई भी अंदेशा नहीं है। दूसरी जो आपने बात की, जो आने वाली हुकूमत होगी वो इसको कर पाएगी। मिस देखें, ये जो हुकूमत है ना, अभी इस हुकूमत को खुद नहीं पता कि आने वाली हुकूमत जो है वो किस सिनेरियो में होगी। क्या उसकी हुकूमत इंडिविजुअली पाकिस्तान में आ सकेगी या उसको फिर दोबारा कोलिशन पार्टनरशिप पे जाना पड़ेगा और कोई भी एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगा। इस वक्त जो है वो सिर्फ ये 20-22 दिनों में ये लोग सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने इतना टाइम निकाल लिया तो हम 25 से 30 दिन और निकाल लें। जब आइंदा अगले इलेक्शन अनाउंस होंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हमारी पार्टी की पोजीशन वाज़ेह होगी, फिर हम लोग हुकूमत की तरफ, फिर हम लोग IMF की तरफ जाएंगे, उसको कहेंगे जी ठीक है जी, हमने तो उस वक्त में आपकी ये शराइत मान ली थी, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी में हम एक पूरा अपना मैंडेट लेके आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास आपकी शराइत मानने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप हमें इसमें मजीद कोई लेवरेज दे दें, कोई रिलीफ दे दें, तो या मिस दूसरी ऑप्शन उनके पास यही होगी कि जिस तरह पुरानी हुकूमतें जाती हैं, ये आने वाले दिनों में जब इनकी जिसकी भी अगली हुकूमत आएगी वो यही कह देगा जी ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो उस वक्त में PDM की हुकूमत थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये किसने करना था, किसने करवाना था। हम तो जो हमें स्टेटमेंट मिलती थी हम पढ़ के सुना देते थे, हम अपना वक्त गुजार के चले जाते थे। तो मिस ये इसी तरह ही है बिल्कुल। ये जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में एक मुआशरी पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक आपको IMF तो क्या कोई भी मुल्क जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा देर तक आपकी हमायत नहीं कर सकेगा, चाहे वो आपका प्लान A हो, चाहे वो आपका प्लान B हो, चाहे वो आपका प्लान C हो। ठीक है इमरान साहब, यहाँ पर जो है अक्सर माहिरीन ये भी कहते हैं कि आज तक IMF ने किसी भी मुल्क की मईशत को जो है वो बेहतर नहीं किया, तो फिर हम क्यों IMF के पास जाते हैं? मिस देखें, IMF ने बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अगर उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं किया तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए ना कि उनके पास IMF के बेल आउट के पैकेज के अलावा पॉलिसी है क्या। अगर इनको पता है कि मिस देखें, पिछले 6 महीने से हम लोग PDA के ऊपर सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर एक न्यूज चलती है जी IMF से मुज़ाकरात हो गए हैं, कल सुबह हमारी उनके साथ मीटिंग हो रही है, परसों जो है उनकी तरफ से पेमेंट जो है वो हमें ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप आज से 4 महीने 6 महीने की फुटेज निकाल के देख लें तो सबसे पहले ये फुटेज, अगर आपको पता है कि IMF के साथ आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, IMF आपकी मुआशरी पॉलिसी जो है उसको हल नहीं कर सकता, मौजूदा हालात में IMF आपकी मदद नहीं कर सकता, तो मिस आप IMF की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप क्यों इतना ज्यादा मजीद इन्वेस्टमेंट करके IMF से मुलाकात करने के लिए उनके पांव पकड़े हैं, जाके बैरून मुल्क में 25-26 बंदों का वफद लेके जा रहे हैं? आप मुल्क के ऊपर मजीद बोझ डाल रहे हैं ना। आप वाइंड अप करें IMF का चैप्टर, आप प्लान B बताएं, आप बताएं कि आपके पास प्लान क्या है। अगर वो आपके मुआशरी हालात नहीं सही कर सकते, खोलें आप पूरा ये ट्रेड का नेटवर्क CIS स्टेट से आप लेके जाएं इसको रशिया तक, आप खोलें ईरान के साथ पूरी ट्रेड आप लेके जाएं इसको टर्की से यूरोप तक। आपकी तो मुल्क की पॉलिसी कोई नहीं है। आपकी जो इस वक्त जो पॉलिसी हमारे जो इस वक्त जो बैरूनी पॉलिसी है वो बिल्कुल सिफर है। हमारे पास कोई भी मुल्क जो है वो हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने को तैयार नहीं है। हर मुल्क के साथ हम उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में चले गए हैं। ना अभी हमें पता है हम यूरोप और अमेरिका की तरफ हैं, ना हम ये यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम लोग चाइना और रशिया के ब्लॉक में हैं। हम तो इस दरमियान में भी घूम रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हमने किस ब्लॉक की तरफ जाना है, किसकी तरफ लेके जाना। और बैक एंड के ऊपर अगर हम देखें
तो पाकिस्तानी अवाम तो मिस ऑलरेडी पिस चुकी हुई है। ये बिल्कुल। मिस हुक्मरानों का काम है, अवाम का काम नहीं है। मैं और आप सिर्फ मीडिया पे बैठ के अपनी आवाज उजागर कर सकते हैं, हम लोग अवाम की आवाज सिर्फ मीडिया पे बता सकते हैं। ये हुक्मरानों का काम है, पॉलिसीज उन्होंने बनानी है। वो इस मुल्क में आए हैं, वो जब आए थे उन्होंने बहुत बहुत बड़े दावे किए थे। और मिस माशाल्लाह ये सारे लोग जो हैं इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये नए लोग नहीं है। इनको आए भी साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं। इनको चाहिए मिस पॉलिसी इन्होंने बनानी है ना। ये बताएं हमें कि अगर अगर लेकिन आज IMF इमरान ने साहब, ये श्रीलंका तो जो साबिका हुकूमतों में सारा मलबा उन्हीं पे डाल दिया जाता है कि साबिका हुकूमतों ने इतना कर्जा लिया, पाकिस्तान को मकरूज कर दिया, और जो है वो गुर्बत उनकी वजह से आई है। ये तो जो भी मौजूदा हुकूमत होती है वो साबिका हुकूमतों पर डाल दी जाती है। मिस ये तो अभी से एक रीति है ना जो पाकिस्तान की सियासत में चलती ही आ रही है कि जब भी कोई भी ऐसा काम हो या कुछ हो, आने वाली गवर्नमेंट जो है वो, चाहे आप पिछली कई दहाइयों से आप चेक कर लें, चाहे उसमें वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई या पीपल पार्टी की हुकूमत आई या इनकी कोई कोलिशन हुकूमत आई या अगर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, अब ये PTM की हुकूमत भी जब जाएगी तो आप इसके लिए भी तैयार है। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर तो अगले इलेक्शन पाकिस्तान में अनाउंस हो जाते हैं और अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास उतना मैंडेट नहीं आता कि वो इंडिविजुअली अपनी कोई हुकूमत बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये भी खींचातानी होगी। उसमें भी ये लोग इसी तरह ही फिर पिछली हुकूमत पे बात करेंगे, जी हम तो जिस हालात में आए थे उस वक्त तो मुल्क में पैसा ही कोई नहीं था, हमने तो सिर्फ जो हमें स्टेटमेंट पढ़ी लिखी मिलती थी हम वो आके पढ़ के सुना के बता के चले जाते थे, लेकिन हमारे पास पैसा ही कोई नहीं था कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी थी, हमारे मुल्क में 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट ही कोई नहीं था, हम मुल्क में कैसे स्टेबिलिटी लेके आए। तो मिस ये तो अवाम जो है ये आपको पता है सुनती रहती है, लेकिन मुझे लगता है थिंक सो कि अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी बाशऊर हो चुकी हुई है। अब इन सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि जब इन्होंने अभी ये इलेक्शन में अवाम के पास जाना है तो मिस जब इन्होंने किसी का दरवाजा खड़काना कि आप हमें वोट दे दें, तो वहां से 5 बंदे घर के जो निकलेंगे ना, उन 5 बंदों ने सबसे पहला ये सवाल करना है कि सर वोट तो हम आपको बाद में देंगे, हम 10 बंदे खाने वाले हैं और 5 बंदे कमाने वाले थे, जिसमें से 4 बंदों का रोजगार जो है वो इस 1.5-2 साल में खत्म हो गया और हम 1 बंदा जो है वो कमाने वाला है। आप ये बताएं कि आप इन 4 बंदों के लिए क्या कर सकते हैं। इमरान तो साहब, अभी तो ये जो सबसे आपने पहले बात इनको ये की है सोचना कि पड़ेगा। जब वोट के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे तो डेफिनेटली लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी जब जितने भी MNA और MPs थे ये वहाँ पर गए, लोगों से वोट मांगे, तो जो अब इलेक्शन हुए थे पहले जब PTI की हुकूमत आई थी तो तब भी उन्होंने ये सवाल किए थे और उन्हें जो है वो इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद की जाएगी, गुर्बत का खात्मा किया जाएगा, मकान दिए जाएंगे और जी जो है वो पाकिस्तान को जो है एक खुशहाल मुल्क बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आवाम के जो सवाल थे वो भी कार्यकर साबित नहीं हो सके। मिस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं इसमें PTI को कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये जितने भी पॉलिटिशियन है ना मिस, ये इनको सोचना चाहिए, बल्कि अवाम को भी सोचना चाहिए कि अब अवाम के पास एक मौका है। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बड़ी बाशऊर है जी। अब तो उनके पास सारी पिक्चर एक आ गई है कि कौन सा हुक्मरान किस तरह हमें यूटिलाइज करता है। तो अब इनको चाहिए कि अब जब अगले इलेक्शन हो ये अपने सारी जो जितनी भी जुल्म और ज्यादतियां इनके साथ उस इलाके के वोटर, चाहे वो MP है चाहे वो MNA है, उसने किया, तो जब वो इनका दरवाजा आके लॉक करे तो ये इसको सबसे पहले ये जवाब दें कि भाई आप वोट लेने तो आ गए हो, आप ये बताएं आपने पिछले साल से हमारे साथ ये वादे किए हुए थे, ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए। तो मिस ये जो जितने भी पॉलिटिशियन है ना मिस, ये एक आते हैं जब आप इक्तदार से बाहर होते हैं ना, तो मिस उस वक्त आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। आपने देखा होगा जब पिछली दफा PTI की भी हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान साहब ने दावे तो बहुत बड़े कर दिए थे कि हम मुल्क को इस ग्राउंड के ऊपर लेंगे, इस चीजों पे, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने खुद आके मीडिया के ऊपर ये एडमिट किया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस हुकूमत में इतने सारे क्राइसिस जो है वो हमारे आगे खुले हैं। मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ उसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो हर जगह के ऊपर हमारे पास फंड चाहिए और हमारे पास फंड है कोई नहीं। तो मिस मकसद ये है कि देखें ठीक है कोरोना की ऑप्शन पाकिस्तान में आ गई, अब पाकिस्तान में सैलाब आ गए, सारा कुछ आ गया, लेकिन मिस इन सब चीजों के अलावा भी कोई हर सियासतदान को चाहिए कि वो सबसे पाकिस्तानी अवाम क्या सोचे कि उन लोगों के क्या मुतालबात हैं जो हमने हल करने। तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि जब अब जो इलेक्शन होंगे अगर उस इलेक्शन में भी अवाम जो है वो अब नहीं जागती और अवाम अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मिस फिर अब जैसे हुक्मरान है वैसे ही हम अवाम है, फिर हमें इनको भुगतना पड़ेगा और हम भी इनको भुगतेंगे। अब यही फिर हो सकता है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी ठीक है। इमरान साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर IMF के साथ जो है वो हमारा मुआहदा तय पा जाता है तो ऐसे में पाकिस्तान के जो है वो मुआशी मसाइल क्या हल हो जाएंगे? देखिए मिस, अगर तो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हो जाते हैं ना, तो फिर सबसे बड़ी जो एक तलवार लटक रही है ना वो अगले महीने में आपने जो कर्ज लिए हुए हैं उनकी अदायगी की है।
चाहे जी। वो आपने एशियन तरक्याती बैंक है या चाहे आपको वो जो दूसरी चीजें हैं उसके ऊपर आपने जो कर्ज अदा करने हैं उसके लिए आपको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप एक जो उनका एक जो डेंजरस जोन है उससे आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और आपके पास सर्वाइवल के चांस होंगे। वो सर्वाइवल के चांस यही होंगे कि उसके अगर तो फॉर एग्जांपल आईएमएफ से आपको बेल आउट पैकेज मिल जाता है, एक तो आप कर्जों की अदायगी करें, दूसरे नंबर पे आप सबसे पहले जो आपका करने वाला काम है वो ये है कि मुल्क में रोजगार के मौके जो हैं वो फराहम करें। जी। यहाँ पे पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जो है ना वो पाकिस्तान में आके जब इन्वेस्ट करे, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे वो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री एंड फेयर माहौल देखें। देखें आज चीफ जस्टिस साहब की आज बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट थी, मैं देख रहा था, उन्होंने भी मीडिया के ऊपर आके सारी चीजें मतलब उन्होंने भी खुल के ज्यादा बात नहीं की। उनका भी मकसद यही था कि जब भी कोई मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो आपके रूल एंड लॉ देखता है कि हमारे मुल्क में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट कितनी को महफूज है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की हुकूमत को बल्कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि अगर आईएमएफ की तरफ से आपको बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो उसके बाद आप सब मिलके एक मुआशरती पॉलिसी बनाएं। उस पॉलिसी में आप डिफाइन करें कि आपके मुल्क में जो गुर्बत है, जो रोजगार के मौके हैं वो किस तरह फराहम किए जाए, किस तरह हम लोग एक ऐसा माहौल बना के दे सकते हैं जिसमें बैरून ममालिक में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी हो या आपकी ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज हों जिन्होंने जी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आए इन्वेस्टमेंट करें और एक पाकिस्तान के लिए एक रोजगार का इनके पास बिल्कुल चांस है। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, इस वक्त सिर्फ जो भी सियासतदान आएगा वो सिर्फ आपके पास दावे करेगा लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसके पास उसको उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके पास उतने वसाइल मौजूद नहीं है। जी। अभी क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है, जो भी सियासतदान आ रहा है वो सिर्फ अभी यही बातें कर रहा है कि हम सब अच्छा कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब आईएमएफ का भी बेल आउट पैकेज जो है वो अगले हफ्ते तक वो भी खत्म होने वाला है। उसके बाद अगले अगले जो महीने में आपने उनकी अदायगियों की तरफ जाना है और आपने उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो आपने इलेक्शन में भी जाना है। तो वो सिर्फ अपना टाइम जो है वो गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आईएमएफ किसी तरह से आप उसकी शराइत मान लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अगर आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज आ जाता है, आपकी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, तो उसके बाद जो भी हुकूमत आए वो सबसे पहले एक एजेंडे की पॉलिसी बनाए कि पाकिस्तान में जी। रोजगार के मौके और यहाँ की मईशत और गरीब आवाम जो इस वक्त मिस पिस रही है, इतने इतने ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं बिलों के ऊपर, बिलों की मद में, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कम से कम एटलीस्ट उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए। तो तभी मिस पाकिस्तान की एक अच्छी पॉलिसी जो है वो एक पिक्चर जो है वो नजर आएगी। नहीं तो अदरवाइज मिस जिस तरह के इंसिडेंट पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 हफ्तों में हुए हैं, जिस तरह इतना इतना हमारा जो नौजवान है वो किस गलत तरीके से अपनी जानों पे खेल के अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जी। गया, मिस ये जो सिचुएशन है ये देख के खास करके हम जो है ना हमारे लिए बाइज़्ज़त शर्म के अलावा और इसमें हमारे लिए कोई भी, अगर हम इस चीज को ये कहें कि ये बड़ा अच्छा काम था, अच्छा हुआ बंदों ने ये रूट इस्तेमाल किया, तो मिस ये बीइंग ए पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जी। हम लोग इस तरह की सिचुएशन के ऊपर इतनी अच्छी स्टेटमेंट नहीं दे पाए और ना ही इस तरह की सिचुएशन में ऊपर कोई भी इंटरनेशनल या कोई भी बिरोने मुल्क जो है वो हमें इस तरह के काम के ऊपर कोई हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज देखें इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ, 300 से 350 लोग जो है वो पाकिस्तान के जो हैं वो इस इंसिडेंट में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कोई ऐसा इंटरनेशनल मुल्क जिसने इस चीज के ऊपर ओपनली ग्राउंड में आके पाकिस्तान में कहा हो कि हमें पता है पाकिस्तान के ये मौजूदा हालात हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम जी। पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। हमें मिस किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी जब तक हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे ना, तब तक मिस चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे XYZ हो, हमें मिस किसी की तरफ से इतनी अच्छी तवक्कुआत जो है ना वो नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं इमरान साहब। इमरान साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आईएमएफ के बगैर जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जैसा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ये कह दिया है कि कोशिश है कि मामला जो है वो हल हो जाए, मुआहिदा तय पा जाए, अगर नहीं होगा तो भी गुजारा कर लेंगे। जी मिस, दूसरी ऑप्शन इनके पास यही है कि मिस देखें ये चाइना की तरफ जाएंगे, ये अफगानिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आपको पता ऑलरेडी है, और रूस का भी जो ख्याल है वो चाहता है कि पूरा एक ट्रेन का नेटवर्क जो है वो मॉस्को से लेके ग्वादर तक कनेक्ट हो, और दूसरी जी। तरफ चाइना की जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी ग्वादर के ऊपर लगी हुई है। लेकिन चाइना भी चाहता है कि अगर ग्वादर में मेरी मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मुझे वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नजर आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्लान ए में नाकाम हो जाते हैं और अगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा प्लान भी है, तो इनको सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि अगर आप दूसरे प्लान बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या चाइना पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल पाएगा? क्या रूस के साथ आपकी ट्रेड जो है कहीं ये ना हो कि आप इस ब्लॉक में शामिल तो हो जाएं लेकिन उसके बाद आपको जब आप दूसरे ब्लॉक की तरफ जाएं, आप आईएमएफ की तरफ जाना पड़े या आपको कुछ करना पड़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो, और आईएमएफ उस जोन से आपको निकालने के लिए कहीं आपको ये ना कह दे कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफाई बजट में कटौती करे, और ये भी हमारी अब तीसरी शर्त इसमें इंक्लूड हो
गई है। तो सोचना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि हम लोगों ने अब ये जिस तरह की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास सीरियस रोड प्लान क्या है और हम उस रोड जी प्लान के ऊपर आ जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। जी, बहुत शुक्रिया इमरान इजाज साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आ गया कि आप जो है वो बात कर रहे थे कि अच्छी बात है अगर आईएमएफ के साथ जो है वो माहिदा तय हो पाता है तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो भी बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और इसके अलावा जो है जो इसहाक डार ने ये कहा कि 215 अरब रुपए का जो टैक्स है वो जो है वो आयद किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक से ज़ायद इदारों पर जो है वो पेंशन भी उन्होंने कहा है कि वो भी ख़त्म कर दी जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो जितने भी मामलात हैं जो माहिदा है ये खुलूस नीयत के साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने ये तमाम तर मुज़ाकरात किए हैं और अब देखना ये है कि आईएमएफ से जो माहिदा है वो कब होता है और अगर ये माहिदा तय पा जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ही खबर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।